नमस्कार साथियों, मैं मनीषा बागोरा आपका स्वागत करती हूँ अदम्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। देखिए, हमने जो है साइकोलॉजी की सी-टेट के हिसाब से, यानी कि सी-टेट को फोकस करते हुए 10 टेस्ट की आपके सामने सीरीज़ रखी थी, है ना। आशा करती हूँ वो आपको पसंद आई होगी, है ना। इसके अलावा हमने जो है 5-6 हिंदी की आपको जो है MCQs की श्रृंखला दी है, वो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। लेकिन आज हमने जो है आपके सामने एक नई चीज़ लेके आए हैं, वो साइकोलॉजी से जुड़ी हुई है। और वो है कि आज हम एक थोड़ा जो है जल्दी में कुछ पढ़ लेते हैं, है ना। कुछ पढ़ने का मतलब ये है एक बार सब चीज़ों को आपने पहले पढ़ लिया, लेकिन एक रिवाइजेशन के हिसाब से आज हम जो है अधिगम का टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास आप स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं अधिगम को, है ना। अधिगम का जो है अर्थ क्या है, अधिगम की परिभाषा क्या है, अधिगम की जो है विशेषता क्या है, और अधिगम का जो एक प्रोसेस चलता है वो क्या है, उसको हमको देखना है। तो देखिए, सबसे पहले जो हम बात करते हैं अधिगम का जो एक सीधा शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो अधिगम का जो अर्थ होता है वह है सीखना, सिखाना, है ना। सीखना और क्या होता है, सिखाना, है ना। दोनों ही चीजें चलती है, यानी कि आप अधिगम केवल सीखने के लिए नहीं करते, सिखाने के लिए भी करते हैं। यानी इसका मतलब यह हुआ कि छात्र और अध्यापक दोनों के द्वारा क्या किया जाता है, अधिगम किया जाता है। जब छात्र अपने अध्यापक से सीखता है तब भी वह अधिगम कर रहा है, और जब अध्यापक आपको सिखा रहा, अधिगम करवा रहा है, यानी कि सिखा रहा है, तब भी वह क्या कर रहा है, अधिगम कर रहा है ना। तो अधिगम का एक जो है सीधा साधा अर्थ हम कहें, शाब्दिक अर्थ देखें तो सीखना और सिखाना होता है ना। शिक्षण का करवाना और करना होता है। चलते हैं हम अब आगे क्या देखते हैं कि जब हम अधिगम को देख रहे हैं ना, तो अधिगम का जो है अर्थ क्या होता है ना। अधिगम का जो है अर्थ, है ना, अगर एक सीधे रूप में अगर हम बोल रहे हैं ना, सीधे रूप में बोलने का मतलब है कि जितने भी आपके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभव है ना, जितने भी आपके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभव हैं, उनके द्वारा एक व्यक्ति अपने व्यवहार में जो परिवर्तन करता है वह अधिगम होता है। यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की हम बात करते हैं, है ना। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे अधिगम कहते हैं। ठीक है ना, कि अधिगम क्या है। सीधा अर्थ ये है कि जब हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर या अनुभवों के माध्यम से, है ना, जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे हम अधिगम कहते हैं, है ना। सीधा अर्थ ये हो गया कि व्यवहार में जो परिवर्तन है उसे ही हम अधिगम कहते हैं। व्यवहार में, है ना, व्यवहार में जो परिवर्तन है उसे हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं, है ना। अब आपके जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभव, है ना, इसका मतलब ये हो गया, है ना। एक तो आप सीधे तरीके से सीखते हैं कोई भी चीज, है ना, सीधे तरीके से सीखते हैं। जैसे किसी के व्यवहार को देखकर आपने सीखा, है ना, किसी को देखकर सीखा, किसी को सुनकर सीखा, है ना, और किसी को आपने अनुभव करके सीखा, है ना। चुपचाप आप देख रहे हो और आप अपने ही व्यवहार में क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से आप प्रत्यक्ष रूप से देखकर सुनकर आप सीख सकते हो। इसके अलावा जब आप कोई व्यवहार करते हैं, है ना, तो आप स्वयं ही उसके अंदर कोई परिवर्तन लेकर आ जाते हैं। आपको खुद को लगेगा कि नहीं, इस प्रकार का व्यवहार जो है ये ठीक नहीं है, तो मैं ना ऐसा ना करके ऐसा करूं। यहाँ पर जो आपकी पोजीशन आती है वह अप्रत्यक्ष के अंतर्गत आती है, और आप वहाँ पर अनुभव करते हैं कि मैंने यह व्यवहार ठीक किया है या नहीं किया है। और जब आपने वो व्यवहार ठीक किया है तो आप उस व्यवहार को क्या करोगे, अपने जो है आदतन में डाल दोगे। आदतन में डालने का मतलब आप वही व्यवहार जो है बार बार करोगे, और वह जो है आपको क्या करेगा, आपका एक परिवर्तित रूप आपके सामने लेकर आएगा। तो वह है अधिगम, है ना। तो अधिगम का अर्थ हमने सिंपली समझ लिया है कि अधिगम का अर्थ क्या है।
अब देखिए मनुष्य अपने व्यवहार के आधार पर जो भी परिवर्तन करता है ना, वह जो परिवर्तन होते हैं वह स्वाभाविक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं, है ना। स्वाभाविक रूप से आप है ना किसी चीज को देखकर सीख जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि ऐसे परिवर्तनों के लिए है ना अभ्यास की आवश्यकता होती है ना। अभ्यास यानी कि आपको प्रयास करने की जरूरत होती है। आपने किसी को देखा है, इसका मतलब आप डायरेक्टली नहीं सीखे हैं, बल्कि क्या हो रहा है, आपने जो व्यवहार देखा है उसको आप अपने व्यवहार में, मतलब आप अपनी व्यवहार की प्रक्रिया में अपनाएंगे, फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि मेरे व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ है ना। तो यहाँ पर जो है परिवर्तन, इसके अलावा देखिए जो अधिगम में जो परिवर्तन होता है वह क्षणिक नहीं होता है। जो क्षणिक परिवर्तन है वह अधिगम के अंतर्गत नहीं आता है ना। क्या कह रहे हैं, क्षणिक परिवर्तन है ना, अधिगम में नहीं आएगा, बल्कि अधिगम में क्या होगा, स्थायी परिवर्तन होगा। अधिगम में क्या होगा, स्थायी परिवर्तन होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप उस व्यवहार को बार बार करेंगे, उस व्यवहार का आप क्या करेंगे, एक तरीके से अभ्यास करेंगे, है ना, अभ्यास करेंगे और उसे अपनी अभ्यास करते करते उसे अपनी आदतों के अंतर्गत लेकर आएंगे। वो होगा आपका वाकई में, है ना, एक वास्तविक रूप में जो है अधिगम कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गए। इसके अलावा देखिए हम अधिगम को जब करते हैं तो हम उसमें जो है नई टेक्निक्स को, नए तरीकों को अपनाते हैं। कि जब आप सीखने के लिए, कोई चीज़ सीखने के लिए जाते हो तो आप उसमें विभिन्न प्रकार की युक्तियों का प्रयोग करते हो, जिसके द्वारा जो है आपके परिवर्तन, मतलब जो आप सीख रहे हैं उसके अंतर्गत परिवर्तन आ सके, है ना, यानी कि अधिगम में परिवर्तन आ सके। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर हम इतनी बात कर रहे हैं, है ना। पहले भी हमने जैसे कि आपसे बात की है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से जो है व्यवहार में परिवर्तन। सीधी सी बात ये है हमारी, यहाँ पर अगर हम कहें कि अधिगम क्या है, तो सीधा सा हम कहें तो अधिगम आपका होगा आपके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वही आपका अधिगम कहलाता है। ठीक है, परिवर्तन आता है वही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक हम आ गए हैं। अब देखिए सिंपल से रूप में कभी कभी परिभाषाएं पूछ ली जाती है ना। तो जो फेमस परिभाषाएं जो पहले से एग्जाम में आई हुई है, उन परिभाषाओं पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फोकस करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जैसे सबसे पहली जो परिभाषा है वो हम लेंगे क्रो एंड क्रो की। ठीक है, क्रो एंड क्रो की परिभाषा देखते हैं। ये आपके रीट में आ चुकी है ना, फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में। आप जो भी साइकोलॉजी का जब भी आप सब्जेक्ट लेते हैं तो उसमें जो है आपको जो है क्रो एंड क्रो की परिभाषा कहीं ना कहीं दिखाई देती है ना। तो ये कहते हैं कि सीखना क्या है। देखिए ये जो बात करते हैं, क्रो एंड क्रो जो बात करते हैं वो कहते हैं कि सीखना जो है आदतों, ज्ञान और आदतों, ज्ञान और, है ना, 3-4 चीजें बताते हैं। अभिवृत्तियों का अर्जन है, अभिवृत्तियों का अर्जन है। ठीक है, देखिए क्या कहते हैं, सीखना क्या है ना, सीखना क्या है। इसमें जो है आपके क्रो एंड क्रो के अनुसार कहते हैं कि अधिगम यानी सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। क्या है, आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। अब देखिए मैं एक सिंपल सा जो है आपको बताती हूँ कि हम इसको कैसे याद रख सकते हैं, है ना। क्रो एंड क्रो को जो है हम ऐसे मान लेते हैं, कौवा जो होता है वह बहुत चतुर होता है, ज्ञानी होता है ना, और उसकी एक आदत है, क्या आदत है उसकी, अभिवृत्तियों का अर्जन करने की, है ना। सिंपल से याद रख सकते हैं कि कौवा जो है ज्ञानी होता है, हम जानते हैं, है ना। चतुर काकः, आपने वो जो आपने संस्कृत में जो
एक कहानी सुनी होगी, है ना, चतुर काका वाली, यानी कि जो कौवा होता है वह बहुत ही चतुर होता है, चतुर यानी कि ज्ञानी होता है, इसको हम ऐसे रिलेट कर लेते हैं, ज्ञानी होता है ना, ज्ञानी होता है और वो करता क्या है, वो क्या करता है, अभिवृत्तियों की आदत को, अभिवृत्तियों की आदत करता है ना, अभिवृत्तियों के अर्जन की उसकी आदत है। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो, है ना। तो सिंपल हो गई कि सीखना क्या है, आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन सीखना है, किसके अकॉर्डिंग, क्रो एंड क्रो के अनुसार। ठीक है, देखो ये परिभाषा बहुत ही सिंपल है, इस परिभाषा को आप, है ना, याद कर सकते हैं। अब देखिए एक परिभाषा और आती है, बहुत छोटी सी परिभाषा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है आपके वुडवर्थ की। किसकी है, आपकी वुडवर्थ। वुडवर्थ क्या कहते हैं, देखिए वुडवर्थ एकदम सिंपल बात कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं कि जो नवीन ज्ञान और नवीन परिस्थितियों को, है ना, क्या कहते हैं, वह नवीन ज्ञान और नवीन परिस्थितियों, नवीन ज्ञान और नवीन परिस्थितियों नवीन ज्ञान और नवीन परिस्थितियों को प्राप्त करने की नवीन ज्ञान और नवीन परिस्थितियों को नहीं, नवीन प्रक्रियाओं को, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, नवीन प्रक्रिया आएगी, नई प्रक्रियाओं की बात कर रहे हैं, प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम है, प्रक्रिया अधिगम है ना, अधिगम की बात कर रहे हैं, है ना। तो सीखना क्या है, वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम है। अधिगम क्या है, नवीन ज्ञान है और नवीन प्रक्रियाएं हैं, उनको प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम कहलाती है, वुडवर्थ कहते हैं, है ना। इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ कि जब भी आप कोई चीज सीखने जाते हो, है ना, तो वो नई होती है ना, नई चीजों को ही तो हम सीखने जाते हैं, जो हम सीख चुके हैं उसका तो हम अभ्यास करते रहते हैं और हमारे व्यवहार में परिवर्तन करते रहते हैं। लेकिन जब भी हम कोई नई चीज सीखने के लिए जाएंगे, कोई नया अधिगम करने के लिए जाएंगे, तो हमारे सामने जो है नया ज्ञान होगा, नए ज्ञान का हम अधिगम करने के लिए जाएंगे, है ना। तो नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। यह है आपकी वुडवर्थ की परिभाषा, है ना। एक परिभाषा आती है आपके स्किनर की, किसकी आती है, आपके स्किनर की। स्किनर क्या कहते हैं, उत्तरोत्तर, है ना। स्किनर की एक परिभाषा बहुत ही फेमस है, क्या कहते हैं, उत्तरोत्तर सामंजस्य में परिवर्तन, है ना। क्या कह रहे हैं, उत्तरोत्तर सामंजस्य, उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, है ना। उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। अब देखिए आप सामंजस्य करेंगे, है ना, तो किसमें करेंगे, हमारे व्यवहार में। किसमें करेंगे, व्यवहार में, यानी कि व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया अधिगम है, अधिगम है। ये किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, ये आपके हो रहा है स्किनर के अनुसार। स्किनर कहते हैं व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया अधिगम है ना। क्या कह रहे हैं, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया अधिगम है। इसी परिभाषा को इन्होंने इस तरीके से और लिखा है, और वो सीधा सा ये है कि इस उत्तरोत्तर, है ना, उत्तर के बाद उत्तर, ऐसा लिखा हुआ है उत्तरोत्तर, तो इन्होंने कर दिया है क्रमिक सामंजस्य की प्रक्रिया अधिगम है। ठीक है, सिंपल परिभाषा है, ये दोनों ही परिभाषा है ना, लेकिन दोनों ही परिभाषा बिल्कुल सेम है, बस इन्होंने क्या कर दिया है, उत्तरोत्तर की जगह पे क्रमिक कर दिया है,
क्रमबद्ध क्रम, एक क्रम के बाद एक दूसरा क्रम, क्रम के बाद दूसरा क्रम, यानी कि यह हायरार्की के अनुसार चलता है, ऐसा सामंजस्य अधिगम कहलाता है। लेकिन हमें सामंजस्य करना किस में है? व्यवहार में। तो स्किनर के अनुसार हम कह सकते हैं कि व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया अधिगम है, या व्यवहार में क्रमिक सामंजस्य की प्रक्रिया अधिगम कहलाता है। ठीक है ना। तो हमने अभी तक जो है 3 परिभाषाएं पढ़ ली है। क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या पढ़ा है? सीधी सी बात है, कौवा चालाक होता है ना, यानी ज्ञानी होता है, चतुर होता है। तो इसका मतलब सीखना, ज्ञान, आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों, है ना, अभिवृत्तियों का अर्जन करने की क्या है, जो है अर्जन करना है, सीखना कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम क्रो एंड क्रो के अनुसार हमने क्या लिखा है? सीखना, आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। ठीक है। दूसरी परिभाषा हमने देखी वुडवर्थ की, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वह क्या है? अधिगम है। ठीक है। तीसरी आपके सामने है स्किनर की, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। इसी के अनुसार देखिए एक आपकी आती है परिभाषा, बहुत ही सिंपल है वह भी, और वो है आपकी गिलफोर्ड की ले लेते हैं। ठीक है ना। गिलफोर्ड क्या कहते हैं? देखिए अधिगम क्या है। गिलफोर्ड के अनुसार भी अधिगम क्या है? व्यवहार के कारण, सीधी बात बोलते हैं ये कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है ना। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, यानी कि आपने जो व्यवहार किया है उसके कारण जो परिवर्तन आया है वह अधिगम कहलाता है। ये आपके आती है हिलगार्ड के अनुसार, है ना। तो ये हमारी जो है चौथी परिभाषा हो जाती है। फिर देखिए नेक्स्ट परिभाषा के अंतर्गत अगर हम देखें तो बहुत ही सिंपल परिभाषा है आपकी पिल की, है ना। पिल क्या कहते हैं? बिल्कुल अनुकूलन, है ना। वो क्या कहते हैं कि वातावरण के साथ अनुकूलन करना ही क्या है? अधिगम कहलाता है। तो उसको हम यूं लिखेंगे कि अधिगम एक व्यक्ति में परिवर्तन है जो उसके वातावरण के साथ अनुकूलन में, जो उसके वातावरण के साथ अनुकूलन में होता है। सिंपल सी बात कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए कि अधिगम एक व्यक्ति में परिवर्तन है ना। व्यवहार में परिवर्तन तो कह रहे, और जो व्यवहार करेगा उस व्यक्ति में परिवर्तन हो जाएगा, है ना। तो एक व्यक्ति में परिवर्तन है जो उसके वातावरण के साथ अनुकूलन में होता है, ये पिल कहते हैं, जो उसके वातावरण के अनुकूलन में होता है, यानी वातावरण के साथ वो जो अनुकूलन करता है उसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है, जिसे हम अधिगम कहते हैं। ठीक है। तो ये हमने 5 परिभाषाएं जो है आपकी अधिगम के अंतर्गत पढ़ी है। अब देखिए इन परिभाषाओं को जब हम देखते हैं तो हम कहीं ना कहीं हमें चाहिए कि हम क्या करें, जो है अधिगम की विशेषताओं को जरूर ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इससे जो है आपको प्रश्न पूछा जाता है ना। तो क्या हम अधिगम की विशेषता, है ना, अधिगम की विशेषताएं देखते हैं, है ना। सबसे पहली बात जो है ना, अधिगम क्या है? अधिगम निरंतर या सतत चलने वाली प्रक्रिया है। किस प्रकार का प्रोसेस है ना। सबसे पहले ये देखते हैं कि अधिगम जो है निरंतर और या सतत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि अधिगम जो है व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम जो है कभी भी नहीं रुकता है,
क्यों? क्योंकि हम उम्र के किसी भी पड़ाव में हो, हम हमेशा सीखते हुए चलते रहते हैं, है ना। भले ही आप जो है 20 साल के हैं, चाहे आप 40 साल के हैं, चाहे आप 60 साल के हैं और चाहे आप 80 साल के हैं, है ना। यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत व्यक्ति क्या करता रहता है? अधिगम करता रहता है, सीखता रहता है। यह सबसे बड़ी बात, इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता के रूप में हम इसको जानते हैं। एक देखिए दूसरी जो आपकी आएगी वो आएगी आपकी अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम क्या है? व्यवहार में परिवर्तन है। जब भी कोई व्यक्ति अपने वातावरण के साथ अनुकूलन करता है ना, जब भी कोई व्यक्ति है ना अपने व्यवहार में है ना क्या करता है? उत्तरोत्तर सामंजस्य करता है, तब उसके व्यवहार में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। और वह जो यह जो परिवर्तन है वह अधिगम की अपनी एक विशेषता भी है और अधिगम कहलाता भी, मतलब अधिगम स्वयं ही अधिगम कहलाता है। यहाँ पर एक बात और हो जाती है ना। अब तीसरी बात देखिए, अधिगम से व्यक्तित्व का विकास होता है। ये अपनी एक विशेषता है। अधिगम से व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है, वह अच्छी आदतों को सीखता है ना, और क्या करता है? अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। ये इसकी जो है आपकी तीसरी जो विशेषता है। चौथी विशेषता देखते हैं, अधिगम समायोजन या सामंजस्य में सहायता करता ही है ना। हम क्या करते हैं? हमारे वातावरण के साथ अनुकूलन करते हैं, उसके साथ सामंजस्य करते हैं। उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। तो वहां से ये निकल के आई है विशेषता कि अधिगम जो है किसी व्यक्ति को सामंजस्य करने में, समायोजन करने में, किसी भी परिस्थिति के साथ समायोजन करने में सहायक होता है। ठीक है, अब चलते हैं एक पांचवी जो आपकी विशेषता है, अधिगम एक व्यापक प्रक्रिया है। अधिगम कोई छोटी सी चीज नहीं है ना। अधिगम की अपनी एक व्यापक प्रक्रिया है कि आप अधिगम को कैसे करेंगे। आप पहले मोटिव होंगे, फिर आपके सामने बैरियर्स आएंगे, है ना, फिर आप जो है समस्या का समाधान करने के लिए जो है तकनीक इस्तेमाल करेंगे, है ना। सारी चीजें आपको जो है यहाँ पर मिलेगी। ऐसी बात नहीं है कि अधिगम ऐसे ही हो जाता है। अधिगम की एक अपनी व्यापक प्रक्रिया है और उसके अनुसार वह क्रमबद्ध रूप में चलता है। ठीक है, यानी कि क्रमबद्ध प्रक्रिया भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए अधिगम है, अधिगम क्या है? अधिगम सार्वभौमिक है ना। अधिगम की जो प्रक्रिया है वह कैसी है? सार्वभौमिक प्रक्रिया है ना। सार्वभौमिक, सभी के साथ इसको क्या कर, सर्वलाइजेशन इसका किया जा सकता है। अधिगम एक है ना, छठा देखिए, अधिगम एक नवीन अनुभव है ना, लिखते हैं इसको, एक नवीन अनुभव है ना। अधिगम क्या है? नवीन अनुभव है। जब भी हम कोई चीज सीखने के लिए जाते हैं तो कुछ ना कुछ हमें नया अनुभव होता है ना। नया अनुभव तो हो गई, क्योंकि सब चीजें जो है हम अलग अलग टेक्निक के द्वारा सीखते हैं, अलग अलग युक्तियों के द्वारा सीखते हैं। एक ही चीज से हम कोई जो है सारी चीजें नहीं सीख सकते हैं। एक चीज आपने किस तरीके से सीखी है, जब आप कोई दूसरी चीज सीखने के लिए जाओगे तो आपको क्या होगा? वहां पर एक नवीन अनुभव जरूर प्राप्त होगा, क्योंकि आप नई तरीके से नई चीज को सीखने के लिए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए सेवेंथ कहता है, अधिगम का हस्तांतरण होता
है, यानी कि अधिगम जो है वह कैसा है, उसका स्थानांतरण होता है। यानी कि हम क्या करते हैं, अधिगम को हम 3 प्रकार के स्थानांतरण में ले सकते हैं। एक तो होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक और एक होता है शून्य हस्तांतरण। इसका मतलब यह है कि अधिगम को हम हस्तांतरित कर सकते हैं, एक से दूसरे में हम उसको हस्तांतरित कर सकते हैं। जैसे धनात्मक की बात करें, धनात्मक का मतलब है जैसे आपने साइकिल चलाना सीखा तो वह जो आपका सीखना है वह सहायता करेगा आपका स्कूटी चलाने में या फिर मोटरसाइकिल चलाने में, है ना। तो इसका मतलब वो किस प्रकार का हस्तांतरण हुआ, धनात्मक हस्तांतरण होगा। इसी तरीके से, है ना, हम ऋणात्मक की बात करें अगर, है ना, तो जैसे आपने मान लीजिए स्कूटर चलाना सीखा। अब स्कूटर चलाना जो सीखना है वह जरूरी नहीं है कि आपको एरोप्लेन में काम आए, क्योंकि उसका जो तरीका होगा वह बिल्कुल अलग होगा। इसका मतलब वह क्या कर रहा है, ऋणात्मक हस्तांतरण है। और शून्य हस्तांतरण, जो आपने चीज सीखी है और दूसरी चीज अगर आप सीखने के लिए जा रहे हैं, है ना, तो उसमें क्या होगा, आपको कोई किसी प्रकार का लाभ या हानि नहीं होगी। इस प्रकार के हस्तांतरण को हम क्या कहते हैं, अधिगम शून्य हस्तांतरण कहते हैं। इसका मतलब साफ है कि अधिगम की एक विशेषता यह है कि अधिगम का हस्तांतरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अधिगम क्या है, अब एक अधिगम सृजनात्मक है। अधिगम क्या है, सृजनात्मक है। अभी हम ये सारी इसकी विशेषताएं पढ़ रहे हैं ना। अधिगम सृजनात्मक है, इसको कैसे देखें, जैसे कि हमें नवीन अनुभव प्राप्त हुआ है, इसी के अंदर से हम इसको देख सकते हैं ना। अधिगम से अभी हम कोई चीज सीखते हैं, है ना, तो इसका मतलब हम किसी चीज का सृजन कर रहे हैं, है ना। सृजन करने का मतलब बनाना होता है ना। जैसे हमने कविता आप बार बार पढ़ रहे हो, है ना, तो धीरे धीरे आपके सामने एक शब्द भंडार इकट्ठा हो जाता है और आप एक नवीन कविता का क्या कर लेते हो, सृजन कर लेते हैं, है ना। तो अधिगम किस प्रकार की प्रक्रिया है, अधिगम सृजनात्मक प्रक्रिया कहलाती है। अधिगम की एक यह विशेषता हो सकती है ना। अब देखिए सबसे अच्छी बात देखिए कि अधिगम की जो प्रकृति है ना, इंपॉर्टेंट है ना। अधिगम की प्रकृति अस्थायी है ना, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। कैसे हो सकता है, मैंने आपको बताया कि जब हम क्षणिक अधिगम करते हैं, है ना, कोई चीज़ थोड़ी देर के लिए सीखते हैं, है ना, और वो फिर हमें याद नहीं रहता है, तो वह अधिगम काम का नहीं, बल्कि स्थायी अधिगम जो होता है वही व्यक्ति में जो है परिवर्तन कर सकता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन कर सकता है। इसका मतलब अधिगम की जो प्रकृति होती है वह किस प्रकार की होती है, स्थायी प्रकृति मानी जाती है। अधिगम हमेशा स्थायी होता है और स्थायी अधिगम ही व्यक्ति के व्यवहार में जो है परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, और आपकी जो ये लास्ट आपकी एक 10वें नंबर की जो विशेषता है वह है कि अधिगम हमेशा जो है कैसा होता है, अधिगम हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है, है ना। अधिगम कैसा होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है। अधिगम की जो प्रक्रिया है वह किस प्रकार की है, उद्देश्यपूर्ण है। बिना उद्देश्य के, है ना, बिना लक्ष्य के हम किसी भी चीज को सीखना नहीं चाहते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आप लोग अभी सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, है ना, भले ही आपने साइकोलॉजी जो है पूरे टाइम नहीं पढ़ी हो, किसी की नहीं होगी बीए तक साइकोलॉजी, हम ज़्यादातर हम बीएड जब करते हैं तब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं, या आप एमएड करते हैं, है ना, उसके ऊपर के जो करते हैं उसमें, या फिर कहीं कहीं पर साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट होता है किसी ने 11th-12th में पढ़ा होगा, लेकिन हम शुरू से उसको नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर ये बात करें किसी उद्देश्य को लेकर, है ना, क्या करता है, अधिगम चलता है, न कि, है ना, जो है बिना उद्देश्य के अधिगम होता है। अब देखिए ये भी है, उद्देश्यपूर्ण होगा तो इसका मतलब जो है अधिगम लक्ष्य निर्धारित होगा, है ना। हमने जो लक्ष्य बना रखा है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, चलते हैं एक बार फिर से देख लेते हैं हमारी अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषताएं निरंतर या सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम से व्यक्तित्व का क्या होता है, विकास होता है। अधिगम समायोजन या सामंजस्य में सहायक होता है। अधिगम एक व्यापक प्रक्रिया है। अधिगम सार्वभौमिक है।
अधिगम एक नवीन अनुभव है, अधिगम का हस्तांतरण होता है, अधिगम सृजनात्मक है, अधिगम की प्रकृति स्थायी है और अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है। चले, है ना। तो अब हम जो है यहाँ तक आ चुके हैं, यानी कि हमने अर्थ देख लिया, हमने परिभाषाएं देख ली और विशेषताएं देख ली। अब देखिए एक जो बात है वह है प्रोसेस ऑफ लर्निंग, है ना। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग यानी कि अधिगम की प्रक्रिया। अधिगम कैसे होता है? द प्रोसेस अधिगम की प्रक्रिया, अधिगम की प्रक्रिया को हम देखते हैं, है ना। अधिगम की प्रक्रिया को देखेंगे तो अधिगम की प्रक्रिया कैसे होती है ना। देखो मान लीजिए सबसे पहले जो है अधिगम में क्या आता है आपका अभिप्रेरक। अभी हमने बात की थी कि अधिगम की जो प्रक्रिया होती है वो व्यापक होती है ना। तो वो व्यापकता कैसे समझेंगे, है ना। यहाँ पर इस अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत आपके पास कोई ना कोई मोटिव होगा सीखने के लिए। क्या होगा? आपके पास कोई ना कोई मोटिव होगा, है ना। बिना अभिप्रेरक के आप नहीं सीख सकते। आप चाहते हैं कि मैं जो है इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, है ना, तो इसके लिए आप कहीं ना कहीं से आपको, है ना, प्रेरक मिला होगा, अभिप्रेरक या प्रेरक मिला होगा। आप किसी से प्रभावित हुए होंगे या आपकी ज़रूरत होगी, है ना। तो उससे हम क्या होते हैं? अभिप्रेरित होते हैं और किसी कार्य को सीखने के लिए, है ना, जो हम सबसे पहला कदम होता है हमारा वो अभिप्रेरक होता है। इसके बाद देखिए आप जब अभिप्रेरित हो रहे हैं किसी कार्य को सीखने के लिए तो उसके लिए कोई ना कोई प्रक्रियाएं करेंगे, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा विभिन्न प्रक्रियाएं करेंगे हम उस कार्य को सीखने के लिए, है ना। उस कार्य का अधिगम करने के लिए हम क्या करेंगे? प्रेरित हो गए। अब प्रेरित होने के बाद कार्य करेंगे ना, तो विभिन्न प्रकार के कार्य को हम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया कर रहे हैं, है ना, उस कार्य को सीखने के लिए, तो अब हमारे सामने कोई ना कोई बैरियर आएंगे, यानी कि अवरोध। क्या आ गए हमारे सामने? अवरोध आ गया। जैसे कि मान लीजिए आप अंग्रेजी ही सीखना चाहते हैं, है ना, तो आपने क्या किया? आप प्रेरित हो गए और आपने उसके लिए विभिन्न प्रक्रियाएं की। मान लीजिए आपने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, अब वहां पर आपने ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन अब एक अवरोध ये आ रहा है कि आपके सामने के आपको जो है वहां पर जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आपका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है ना। तो इस तरीके से आपके सामने कुछ बैरियर आ गए हैं। अब जहां पर बैरियर आते हैं, है ना, तो वहां पर हमें रुकना नहीं है, बल्कि क्या करना है? पुनर्बलित, है ना। क्या करेंगे? हम इससे पुनर्बलन प्राप्त करेंगे। इन बैरियर से हम क्या करेंगे? पुनर्बलन प्राप्त करेंगे। कैसे? आपको रुकना नहीं है, बल्कि आपको क्या करना है? आपको वहां की प्रक्रिया को, जहां जिस इंस्टीट्यूट में आप गए हैं सीखने के लिए, वहां की प्रक्रिया को आपको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा उसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा और पुनर्बलित स्वयं से, है ना, पुनर्बलित होना होगा। अपने दोस्तों को बोलना, दोस्त कहें यार कोई बात नहीं, तेरे को आ जाएगा यार, धीरे धीरे आएगा, है ना। तो ये जो उन्होंने बात करी धीरे धीरे आएगा, ये जो बात है ये आपको पुनर्बलित कर रही है। जैसे ही हम पुनर्बलित होते हैं और हम फिर से क्या करते हैं? प्रयत्न करते हैं। प्रयत्न करते हैं। अब आप क्या कर रहे हो? नहीं यार, धीरे धीरे आ जाएगा। अब आप वहां पर 15-20 दिन से सीख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो? उसके लिए प्रयत्न कर रहे हो, सीखने का अभ्यास कर रहे हो, है ना। तो इसका मतलब जब आप प्रयत्न कर रहे हो तो वो प्रयत्न आपके कैसे हो रहे हैं? सफल हो रहे हैं। इसका मतलब आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो, है ना। क्या कर रहे हो? आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो। और जब आप सफल प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न भी कैसे करने हैं? सफल करने हैं। सफल जब आप प्रयत्न करते हो तो आप क्या करते हो? अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हो, है ना। आप लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। और ये जो आपकी प्रक्रिया है ये पूरी की पूरी एक राउंड के अनुसार चलती है ना। देखिए कैसे चलती है राउंड के अनुसार, इसको देखते हैं हम, इससे देख रहे हैं, ठीक है। नहीं सेलेक्ट, सॉरी, ठीक है। राउंड के अनुसार चलते हैं। देखिए ये हो गया आपका। अब सबसे पहले जो प्रक्रिया हुई वो क्या हुई? आपकी अभिप्रेरक, नंबर 1। अभिप्रेरित होने के बाद आपने क्या किया? विभिन्न प्रक्रियाएं आपने कर ली। उसके बाद आपके सामने क्या आ गया? अवरोध। क्या आ गया आपके सामने? अवरोध आ गए, बैरियर्स आ गए कि कैसे करूं यार, आगे कैसे बढ़ूं, है ना। यहीं से आगे कैसे बढ़ूं जब आपने सोचा तो वहीं से आप क्या हो गए? पुनर्बलित, है ना। यानी कि पुनर्बलन आपको मिला, ठीक है। पुनर्बलन स्वयं से भी मिल सकता है और
किससे भी मिल सकता है, आपके सहयोगियों से भी मिल सकता है, यानी दूसरों से भी मिल सकता है। आपने पुनर्बलित हो गए, आप रेडी हो गए, आप अभ्यास कर रहे हैं, आप प्रयास कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, और आपने बार बार प्रयत्न किए हैं और आपने क्या कर लिया है, सफल प्रयत्न कर लिया है। उसके बाद आप क्या हो जाएंगे, लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, यानी कि आप जो सीखना चाहते थे आप सीख चुके हैं, आपने सीख लिया है ना। इस तरीके से है ये पूरी की पूरी, ये क्या है, आपकी अधिगम की प्रक्रिया है। ठीक है, क्या है ये, अधिगम की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ लर्निंग इसको हम कहते हैं। ये अधिगम की प्रक्रिया को आपने सीखा है, ठीक है ना। अब क्या होगा सीखने के बाद, है ना, आपने एक लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। देखो हमारे जीवन में सिर्फ एक ही लक्ष्य नहीं होता, क्योंकि हम कह रहे हैं कि अधिगम जो है क्या है, सतत प्रक्रिया है ना, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसका मतलब आपने एक लक्ष्य की प्राप्ति कर ली, अब आप दूसरे लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे तो वहीं से आप फिर से अभिप्रेरित होंगे, अभिप्रेरक आपके सामने आएगा, फिर से आप विभिन्न अनुक्रियाएं करेंगे, प्रक्रियाएं करेंगे, फिर से आपके सामने उस कार्य में आपको अवरोध आएंगे, बाधाएं आएंगी, उस बाधाओं को पार करने के लिए आप पुनर्बलित होंगे, और पुनर्बलित होकर आप क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, और सफल प्रयास करने के बाद आप फिर से लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। ये है अधिगम की प्रक्रिया, ठीक है, और इससे आपके क्वेश्चन आते हैं। चलते आगे, ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए आगे, अब देखिए हमने पढ़ लिया है ना, क्या क्या पढ़ लिया, अधिगम की प्रक्रिया तक पढ़ गए। अब हम ये देखते हैं कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, यहाँ पर हम देखते हैं कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, ठीक है ना। देखिए सबसे पहला जो होता है वह होता है शारीरिक और मानसिक विकास, दोनों ही विकास को हम साथ में लें, मानसिक विकास, है ना। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत, है ना, सबसे पहला जो कारक है वह है आपका शारीरिक और मानसिक विकास। कैसे कैसे करेगा, है ना, इसको देख लेते हैं। देखिए शारीरिक विकास जो है, अगर आपका शारीरिक विकास अच्छे से हो रहा है ना, आप अच्छे से जो है व्यायाम कर रहे हैं, आपको अच्छा पौष्टिक भोजन मिल रहा है ना, कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है ना, मस्तिष्क होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं, है ना, आपको ये जो शारीरिक विकास जो आपका है, आपका खान पान, रहन सहन, है ना, आपकी जो है शारीरिक रचना, ये सब आपको कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। जिस बच्चे का शारीरिक विकास अच्छा होगा वह अधिगम शीघ्रता से कर पाएगा, सरलता से कर पाएगा, है ना, सरलता से कर पाएगा, शीघ्रता से कर पाएगा, जल्दी सीख लेगा, है ना। तो ये जो है आपका शारीरिक विकास इस प्रकार से प्रभावित करेगा, आपका खान पान सब इसमें आ जाएगा। फिर आपका मानसिक विकास, है ना। देखिए अगर बच्चा तनाव में, दबाव में, है ना, नहीं है, किसी के भय में नहीं है, ऐसे जो बच्चे हैं वो जल्दी सीख जाते हैं। बल्कि वो बच्चे जो प्रताड़ित हैं, है ना, जो मानसिक रूप से प्रताड़ित है ना, जिनको जो है बार बार पेरेंट्स कहते हैं नहीं पढ़ना पड़ेगा, पास होना जरूरी है, पास नहीं हुए तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, इस तरीके का जब आप स्टेटमेंट अपने बच्चों को देते हैं, या ऐसे बच्चे जो अपने पेरेंट्स से सुनते हैं, वो कहीं ना कहीं दबाव में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, और इसके कारण वह मानसिक विकार से परेशान हो जाते हैं, और वह जो है अधिगम जो है सरलता से नहीं कर पाते हैं, उनके लिए छोटी चीज को भी सीखना कठिन हो जाता है। तो इसलिए हमारे अधिगम को प्रभावित करने के कारक के रूप में हम किसको लेते हैं, शारीरिक और मानसिक विकास को लेते हैं, ठीक है। फिर आती है अधिगमकर्ता की क्षमता, है ना, अधिगमकर्ता की क्षमता, है ना, यानी कि जो बालक है ना, वह कहाँ तक सीख सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही दिन में आपको सारा का सारा सीखना पड़े, ऐसा नहीं, क्योंकि जो अधिगम की प्रक्रिया है वह सतत चलने वाली है, रेगुलर है ना, तो हम रेगुलर सीख सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि बालक को आज का आज ही सिखाना, जैसे कि आज का आज ही हमको जो है ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करना, आज का आज ही याद करना, आज का आज ही रिवीजन करना, आज के आज ही सब करना, नहीं,
है ना, धीरे धीरे सीखिए। धीरे धीरे सीखने से है ना हमारी जितनी क्षमता है, मैं 2 घंटे बैठकर पढ़ सकती हूँ तो उतना ही पढ़ सकती हूँ, इसके बाद मैं नहीं पढ़ सकती, है ना। तो ये जो हमारी क्षमता है, एक तो ये आ जाएगी और इसके साथ आएगी हमारी योग्यता, है ना। अधिगमकर्ता की योग्यता क्या है, कितनी है, कितना सीख सकता है ना। मान लीजिए 5वीं क्लास के बच्चे की योग्यता जितनी होगी 5वीं क्लास के ही आप टॉपिक उसको पढ़ाओगे, ऐसा नहीं कि 10th क्लास का टॉपिक उसको लाके दे दोगे और वो पढ़ लेगा, है ना, तो वह अधिगम नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं क्षमता और योग्यता जो है आपके अधिगम को प्रभावित करती है। इसके बाद देखिए हमारे जीवन के उद्देश्य, है ना, हमारे जीवन के उद्देश्य बहुत कुछ प्रभावित करते हैं, है ना। आप बच्चा जो है आपका मान लीजिए बनना चाहता है, वकील बनना चाहता है ना, और आप उसको साइंस पढ़ा रहे हैं, है ना, लेकिन उसने अपने जीवन का उद्देश्य लक्ष्य रखा हुआ है कि मैं एक वकील बनना चाहता हूँ और वकील के जो सब्जेक्ट्स होंगे वही मुझे पढ़ने हैं, लेकिन आपने उसको बिल्कुल विपरीत दिशा में भेज दिया कि नहीं डॉक्टर बनना है और आप जो है उसको वो पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर जो है बच्चा अधिगम नहीं कर पाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा। जबकि क्या काम करेगा, जो उसने अपने जीवन के उद्देश्यों के रूप में बना रखा है ना। तो जीवन के उद्देश्य भी क्या करेंगे, हमारे अधिगम को प्रभावित करेंगे। एक आती है आपकी आयु, आयु भी आपके जो है अधिगम को प्रभावित करेगी। कैसे करेगी, छोटा बच्चा छोटे बच्चे के हिसाब से सीखेगा, है ना। एक जो है प्राथमिक कक्षा का बच्चा है और एक उच्च माध्यमिक कक्षा का बच्चा है ना, तो उनकी तुलना हम नहीं कर सकते। वो अपनी उम्र के अकॉर्डिंग सीखेगा और सीखना हर उम्र में होता है और हर उम्र में अलग अलग सीखना होता है। किशोरावस्था में बच्चा अलग सीखेगा, बाल्यावस्था में अलग सीखेगा, है ना। तो यहाँ पर उद्देश्य आयु जो है आपकी वह भी क्या है, अधिगम को प्रभावित करती है। ठीक है, फिर आपकी बुद्धि, बुद्धि तो वही मानसिक विकास के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। तो बुद्धि भी कहीं ना कहीं क्या करेगी, उसको प्रभावित करेगी। फिर देखते हैं नंबर 6 है आपका पुनर्बलन। पुनर्बलन का भी क्या होता है, रोल होता है अधिगम को प्रभावित करने में। अगर बालक को सकारात्मक पुनर्बलन प्राप्त होता है तो बालक क्या करेगा, अधिक सीखता है ना, अधिक सीखता है। और यहीं पर अगर आपको नकारात्मक पुनर्बलन प्राप्त होता है तो बालक क्या करेगा, नहीं सीख पाएगा, है ना। नकारात्मक पुनर्बलन मिलते ही बालक क्या करेगा, मानसिक रूप से परेशान हो जाएगा और कहीं ना कहीं उसके जो है उसके अधिगम को वो प्रभावित करता है। ठीक है, नंबर 7 में हम देखते हैं, देखिए सीखने की जो विधि है, सीखने और सिखाने की, सीखने व सिखाने की विधि, सीखने और सिखाने की विधि को अगर हम देखें तो वह जो है अधिगम को बहुत प्रभावित करती है ना। एक अध्यापक जो है श्रव्य दृश्य सामग्री के द्वारा पढ़ाता है, सरल भाषा में पढ़ाता है ना, बच्चों के साथ जो है अंतःक्रिया करके पढ़ाता है ना, वो इतनी सारी जो है विधियों का इस्तेमाल करता है, तो बालक जल्दी अधिगम करेगा, जल्दी है ना अध्यापक को जो है अध्यापक की बात को समझ लेगा और अध्यापक जो सिखाना चाहता है वो सीख लेगा, है ना। तो यहाँ पर सीखने और सिखाने की विधि भी अधिगम को प्रभावित करती है। नंबर 8 देखते हैं, है ना। नंबर 8 है आपके ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग, है ना। ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग देखिए सिंपल सी बात है, ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग, ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग भी क्या करेगा, अधिगम को प्रभावित करेगा, है ना। कैसे करेगा, है ना, सीधी सी सिंपल बात है। यहाँ पर जब हम सीखने और सिखाने की श्रव्य और दृश्य, है ना, श्रव्य और दृश्य में हो क्या रहा है, कान भी काम आ रहा है, आंख भी काम आ रही है ना। तो यानी कि हम ज्ञानेंद्रियों से क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना, बहुत सारी चीजें। तो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो है बच्चा ज्यादा सीखता है, ठीक है ना। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बच्चा जो है ज्यादा सीखता है। इसके अलावा देखिए बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे हमारी परिपक्वता है, हमारी अभिवृत्ति है, हमारी रुचि है, ये सारी चीजें भी क्या करती है, अधिगम को प्रभावित करती है, ठीक है ना। तो हमने जो है आज जो है पूरा का पूरा आप लोगों ने जो है अधिगम पढ़ लिया है। और इसके बाद देखिए
नेक्स्ट क्लास में हम और कुछ लेकर आएंगे आपके साथ, है ना, आपके साथ जुड़ेंगे नेक्स्ट क्लास में फिर से। आशा करती हूँ अधिगम आपको पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा और अधिगम से आने वाले जो प्रश्न होंगे वो शायद आपके कहीं ना कहीं जो है राइट हो जाएंगे। अगर आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर आपको किसी टॉपिक को पूरा अगर समझना है तो भी आप हमें कमेंट करें, ताकि हम आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो रिक्वायरमेंट हो वो आपको हम दे सकें। धन्यवाद।